हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो जितनी अधिक से अधिक हो सके हम बहुत ही तेज़ी के साथ जो राजस्थान का इतिहास है फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम 15 दिन का टाइम रह गया है। तो बहुत ही तेज़ी से शॉर्ट नोट्स में फटाफट जो इतिहास है, जैसे कि यहाँ की प्राचीन सभ्यताएँ और उसके बाद जो यहाँ का लोक नृत्य है, जो लोक संगीत है, एक एक करके फटाफट डिस्कस कर लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कालीबंगा की सभ्यता। और कालीबंगा की सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में भटेश्वर दुर्ग के पास हमने देखा था, यहाँ पर ऊपर की तरफ। अभी आज हम देखेंगे आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता को देखने से पहले आपको राजस्थान की जिलों की स्थिति पता होनी चाहिए। जैसे अभी आहड़ की सभ्यता जो है वो नीचे है उदयपुर की तरफ। तो यहाँ से हम इसके आसपास की जो जिले हैं उसको देखेंगे। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, पाली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ तक के जिलों की स्थिति देखना इम्पॉर्टेंट है आहड़ की सभ्यता के लिए। आहड़ की सभ्यता जो है वो यहाँ पर उदयपुर में आहड़ की सभ्यता का साक्ष्य मिला हुआ है। तो यहीं पर आहड़ की सभ्यता उदयपुर से पनपी हुई है। अब एक एक करके आहड़ की सभ्यता के बारे में देखेंगे कि किस नदी के किनारे यह सभ्यता फली फूली बढ़ी है। आहड़ की सभ्यता, स्थान इसका उदयपुर। किस नदी, तो आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे आहड़ की सभ्यता पाई गई है। ये तीन नदियां जो हैं वो अलग अलग है, लेकिन जब ये आहड़ नदी उदय सागर में मिलने से पहले इसका नाम आहड़ नदी था, आयड़ नदी था। जब यह उदय सागर झील में मिल जाती है और उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो इसी का नाम बेड़च नदी पड़ जाता है। और उसके बाद बेड़च नदी जो है वो जाकर बनास की सहायक बन जाती है। तो या तो बनास रहे ऑप्शन में, या बेड़च रहे, या आयड़ रहे, तो बात एक ही है। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों नदी दिया रहेगा तो जो ये इसकी सभ्यता है, आयड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता है, वो आयड़ नदी के किनारे मानी जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों नहीं है तो बनास नदी है तो बनास नदी, बेड़च नदी है तो बेड़च नदी, आयड़ नदी है तो आयड़ नदी। आगे है बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले से हुआ है। जो बनास नदी है इसका उद्गम राजसमंद जिले से हुआ है। अब देखते हैं बनास नदी। तो बनास नदी राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए जाकर चंबल की सहायक बन जाती है सवाई माधोपुर में। फिर उसके बाद यह सभ्यता ताम्रकालीन या फिर लौह युगीन सभ्यता है, जबकि हमने देखा था कि जो कालीबंगा की सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, जबकि गणेश्वर या आहड़ की सभ्यता ताम्रकालीन लौह युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, आढ़्या, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ये सभी इसका प्राचीन नाम है। आपसे पूछे आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग किस सभ्यता का नाम है, तो आहड़ की सभ्यता का ही नाम है। उपनाम, आहड़ की सभ्यता का उपनाम है बनास संस्कृति या फिर आहड़ की संस्कृति। धीरज लाल संकलिया के अनुसार इसका नाम बनास संस्कृति या फिर आहड़ की संस्कृति है। जो यह सभ्यता थी आहड़ की सभ्यता, यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि कालीबंगा की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 4 लोगों ने किया। सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इस सभ्यता यानी कि जो आहड़ की सभ्यता है इसका खनन स्टार्ट करवाया। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में स्टार्ट किया। फिर धीरज लाल मिश्रा और धीरज लाल संकलिया ने 1961-62 में यहाँ पर फिर से खनन कार्य स्टार्ट किया। और लास्ट में अंतिम रूप से राज्य सरकार के द्वारा विजय कुमार तथा पीसी चक्रवर्ती ने सबसे अंतिम में यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरीके से आहड़ की सभ्यता का 4 बार उत्खनन कार्य हुआ। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले यहाँ पर उत्खनन कार्य स्टार्ट करवाया। फिर रचंद्र चंद्र अग्रवाल 1954, मिश्रा तथा धीरज लाल संकलिया 1961 से 62, फिर विजय कुमार तथा पीसी चक्रवर्ती राज्य सरकार की तरफ से उत्खनन कार्य स्टार्ट किए। अंतिम रूप से यहाँ पर प्रमाण मिला है मृदभांड का प्रमाण। मृदभांड का प्रमाण आहड़गढ़ की सभ्यता यानी आहड़ की सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषताएं थी कि मकान पूर्णतः कच्ची ईंटों से निर्मित थी। मैंने बताया था कि जो कालीबंगा की मकानें थी वो भी कच्ची ईंटों से निर्मित थी, परंतु कुछ ऐसे भी मकान वहाँ पे पाए गए थे जो पक्की ईंटों से निर्मित थे। इसलिए
पक्की ईंटों से निर्मित है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए आहड़ की सभ्यता तो यहाँ की हर एक मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थी। मकान का आकार जो है वो आयताकार था। सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण यहीं आहड़ की सभ्यता से मिलता है। एक ही मकान में 6 चूल्हों का प्रमाण मिला तथा बिना हत्थे का जल का पात्र, इस तरीके से बिना हत्थे के जल का यानी कि गिलास का प्रमाण मिला है वहाँ से। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इन सभी को मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आहड़ की सभ्यता थी वो सामूहिक भोजन यानी कि सामूहिक रूप से वहाँ पर लोग निवास करते थे। एक ही घर थी आयताकार बनती थी और एक ही घर के अंदर कहीं कहीं 6 चूल्हों का भी प्रमाण मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सामूहिक व्यवस्था पद्धति थी। इसी तरीके से यानी कि जो आपकी ये जल पात्र पाए गए हैं, इसी तरीके के जल पात्र ईरान तथा बलूचिस्तान में भी मिलते हैं। तो इस रूप से इससे स्पष्ट होता है कि ईरान तथा बलूचिस्तान की जो सभ्यता थी वो इसी सभ्यता की यानी कि आहड़ की सभ्यता के समकालीन जानी जाती है। अनाज संग्रहालय भी था यहाँ आहड़ की सभ्यता में, जिसका नाम गोरे व कोठे था। आपसे प्रश्न पूछे कि गोरे व कोठे जो है क्या है, तो ये एक अनाज संग्रहालय है आहड़ की सभ्यता का। 6 तांबों से निर्मित यूनानी मुद्रा तथा 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। 6 तांबा से निर्मित यूनानी मुद्रा तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इस तरीके से लेकिन एक मोहर पे एक जो मुद्रा थी उस पे त्रिशूल तथा यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी देखा गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि यूनानी देवता कौन है, तो यूनानी देवता अपोलो है और इनका चित्र जो है वो आहड़ की सभ्यता के सिक्कों पर मिला हुआ है। उद्योग थी आहड़ की सभ्यता में, तांबा उद्योग प्रचलित था। तांबा की कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी वहाँ से मिला है। तांबा गलाने की भट्टी का भी प्रमाण आहड़ की सभ्यता से मिलता है। अगर अंतिम संस्कार का प्रमाण भी केवल आहड़ की सभ्यता से ही मिला है। अब तक की जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई हैं वहाँ पर अंतिम संस्कार का प्रमाण केवल आहड़ की सभ्यता से मिलता है। आहड़ की सभ्यता में जो अंतिम संस्कार का प्रावधान था वो शव को मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता था, मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था और शव के साथ उनके जो आभूषण और कपड़े होते थे उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। सिर जो है वो उत्तर की दिशा की तरफ तथा पैर दक्षिण दिशा की तरफ दफनाया जाता था। आहड़ की सभ्यता में कृषि भी किया गया है। तो कृषि में ज्वार तथा चावल की कृषि आहड़ की सभ्यता से मिलता है, जबकि गेहूं और जौ की खेती मिलती है कालीबंगा की सभ्यता से। रंगाई व छपाई के व्यवसाय से परिचित थे आहड़ की सभ्यता। चक्रकूप पानी सुखाने की एक पद्धति थी। चक्रकूप जैसे कि आपसे पूछे कि चक्रकूप क्या थी, तो पानी सुखाने की पद्धति थी। यहाँ पर इस तरीके से जब घरों के आंगनों में पानी भर जाता था तो वहाँ पर लोग पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। इस चक्रकूप का मतलब है कि मतलब ढेर सारी जो मटकियाँ रहती थी उनमें वो बालू भर देते थे और फिर मटकियों को ले जाकर यहीं पर रख देते थे। फिर जो बालू रहती थी वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती थी, अवशोषित कर लेती थी, फिर उसको लोग ले जाकर बाहर गिरा देते थे, बाहर जो है मटके को रख के छोड़ देते थे। तो इस तरीके से पानी को सुखाने की पद्धति जो है चक्रकूप कहलाई है आहड़ की सभ्यता में। इतनी बातें थी आहड़ की सभ्यता से, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आहड़ की सभ्यता उदयपुर में पाई गई है। उदयपुर के आयड़ नदी या फिर बेड़च नदी या फिर बनास नदी के किनारे पाई गई है। तो जितनी भी आपको सभ्यताएं मिलेंगी वो किसी न किसी नदी के किनारे ही फली फूली हैं। तो ये जो है आयड़ नदी जब उदय सागर झील में मिलने से पहले इसका नाम आयड़ नदी था, लेकिन उदय सागर झील में जब ये मिल जाती है और उसके बाद उदय सागर झील से आगे बढ़ती है तो इसका नाम बेड़च नदी हो जाता है। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है और जा कर के बनास नदी की सहायक बन जाती है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में हुआ है और राजसमंद से होते हुए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर से बहते हुए ये जाकर सवाई माधोपुर में चंबल की सहायक बन जाती है बनास नदी। यह सभ्यता ताम्रकालीन लौह युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती, आद्या तथा आघाट दुर्ग है। उपनाम बनास संस्कृति या फिर आहड़ की संस्कृति है। इसको कहा है धीरजलाल सांकलिया ने। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य 4 लोगों ने किया। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में, रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में, मिश्रा धीरजलाल संकलिया ने 1961-62 में, विजय कुमार पीसी चक्रवर्ती ने
इन लोगों ने भी इसका उत्खनन कार्य अंतिम रूप से किया। तो इस प्रकार से आहड़ की सभ्यता को 4 बार उत्खनन किया गया। यहाँ पर प्रमाण मिला है मृदभांड का प्रमाण। मकानें पूर्णतः कच्ची ईंटों से निर्मित थी। मकानों का जो आकार था वो आयताकार था। सामूहिक भोजन की व्यवस्था देखी गई और इन आयताकारों घरों में कहीं कहीं एक एक घर में 6-6 चूल्हों के प्रमाण मिले हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर सामूहिक रूप से लोग निवास करते थे। यहाँ पर बिना हत्थे का जल पात्र मिला है और इसी प्रकार का जल पात्र ईरान तथा बलूचिस्तान की सभ्यता में भी देखने को मिला है। इससे स्पष्ट है कि यह सभ्यता जो है इनके समकालीन थी, मतलब ईरान की सभ्यता तथा बलूचिस्तान की सभ्यता आहड़ की सभ्यता के समकालीन थी। अनाज संग्रहालय जिसका नाम कोरे तथा कोठे था, यहीं पर अनाज संग्रहालय भी पाया गया और उसका नाम गोरे व कोठे था। 6 तांबा से निर्मित यूनानी मुद्राएं तथा 3 मोहरें प्राप्त हुई, जिनमें से एक मोहर पर त्रिशूल तथा यूनानी देवता अपोलो का चित्र भी अंकित था। यहाँ पर तांबे का उद्योग देखा गया और तांबे की कुल्हाड़ी यहीं पर मिली, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जबकि कालीबंगा की सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबा गलाने की भट्टी भी यहीं से प्राप्त हुई है। अंतिम संस्कार का प्रमाण केवल आहड़ की सभ्यता से प्राप्त होता है और यहाँ पर जब शव को दफनाया जाता था तो उसके आभूषण तथा कपड़ों के साथ ही उसको दफना दिया जाता था और उनका जो सिर होता था उत्तर की तरफ तथा पैर जो है दक्षिण की तरफ होता था। आहड़ की सभ्यता में कृषि भी हुई। कृषि में ज्वार तथा चावल की खेती हुई, जबकि कालीबंगा में गेहूं तथा जौ की खेती। रंगाई व छपाई के व्यवसाय से ये लोग परिचित थे। चक्रकूप पानी सुखाने की एक पद्धति का प्रयोग आहड़ के सभ्यता के लोग करते थे। इस प्रकार से आहड़ की सभ्यता और आहड़ की सभ्यता की जितनी सिमिलरिटी हैं, सभी सिमिलरिटी गणेश्वर की सभ्यता में भी पाई जाती है। गणेश्वर की सभ्यता में भी पाई जाती है। सिर्फ एक चीज़ नहीं पाया जाता है गणेश्वर की सभ्यता में, वहाँ पर तांबे गलाने की भट्टी का प्रमाण नहीं मिला है। बाकी हर एक चीज़ जो है आहड़ की सभ्यता से ही गणेश्वर की सभ्यता मैच करती है, परंतु तांबे गलाने की भट्टी का साक्ष्य जो है वो आहड़ की सभ्यता से मिला है, न कि गणेश्वर की सभ्यता से। इस तरीके से आहड़ की सभ्यता भी आज हम कंप्लीट किए। इसके बाद हम देखेंगे गणेश्वर की सभ्यता।